नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नीदरलैंड के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। द हेग को बताया भारत नीदरलैंड की दोस्ती का प्रतीक। 5 देशों की यात्रा पर है पीएम मोदी। नीदरलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा भारत एआई और सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है आगे। कोरोना, युद्ध और एनर्जी क्राइसिस पर जताई चिंता। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा। विभिन्न कार्यक्रमों में ले रहे हिस्सा। नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी। सीबीआई ने मनीषा गुरुनाथ को किया दिल्ली से गिरफ्तार। पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं मनीषा गुरुनाथ। और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में। सेमीफाइनल में एक कड़े मुकाबले में मलेशियाई जोड़ी को दी मात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। पीएम मोदी की मौजूदगी से भारतीय समुदाय में उत्साह का माहौल रहा। समारोह में हजारों लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी समुदाय की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि 16 मई 2014 को लोकसभा चुनाव के परिणामों ने दशकों बाद भारत में एक स्थिर बहुमत वाली सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि करोड़ों भारतीयों का विश्वास और समर्थन उन्हें राष्ट्र के लिए अथक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता रहता है। आज 16 मई है और ये दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। आज से 12 वर्ष पहले 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। और फिर तो आपका सुख ही मेरा सुख बन गया, आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का युवा आसमान छूना चाहता है और आज के समय भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम देशों में एक है। उन्होंने कहा कि आज भारत की आकांक्षाओं की सीमा नहीं है। दुनिया का कोई भी देश हो, अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे बड़े सपने देखने ही होंगे। आज हमारा भारत भी बहुत बड़े सपने देख रहा है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार हो रहा है। अब हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले देश हैं। आज भारत की एस्पिरेशन सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है। भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करें,
ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। नीदरलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रवासी समुदाय की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कार्यक्रम की तस्वीरें साझा करते हुए इसे एक बड़े परिवार से जुड़ाव बताया। रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों के स्नेह और उत्साह से अभिभूत हुए। उन्होंने भारतीय प्रवासी समुदाय को भारत और नीदरलैंड के बीच एक जीवंत सेतु बताते हुए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका की सराहना की। उन्होंने सूरीनामी हिंदुस्तानी समुदाय के भारत से ऐतिहासिक संबंधों और भारतीय संस्कृति को संरक्षित रखने के प्रयासों की भी प्रशंसा की। खबरों में आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। दौरे के दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में चल रहे पौधरोपण अभियान की समीक्षा की और अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अभियान की प्रगति का जायजा लिया। तेलंगाना में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया की शुरुआत 15 जून से होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि 25 जून से 24 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। प्रारंभिक वोटर लिस्ट 31 जुलाई को जारी की जाएगी, जबकि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक स्वीकार की जाएंगी। सभी संशोधनों के बाद अंतिम वोटर लिस्ट 1 अक्टूबर को प्रकाशित होगी। राज्य में फिलहाल कुल मतदाताओं की संख्या 3,39,00,000 है। उधर दिल्ली में राष्ट्रीय जनगणना 2027 के पहले चरण में हाउसिंग सर्वे का काम शनिवार से दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में शुरू हो गया है। इस काम के लिए दिल्ली के 12 जिलों में 50,000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। ये कर्मचारी लोगों के घर जाकर हाउसिंग सर्वे में मौजूद 33 सवाल पूछेंगे और उस जानकारी को दर्ज करेंगे। वहीं जिन लोगों ने अपना हाउसिंग सर्वे ऑनलाइन भर दिया है, उनके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित किया जाएगा। लोगों को फॉर्म जमा करने पर मिली आईडी इन कर्मचारियों को देनी होगी। देखते हैं दक्षिण पूर्वी दिल्ली से धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनगणना 2027 के पहले चरण में हाउसिंग सर्वे का काम शनिवार को शुरू हो गया। एमसीडी के 250 वार्डों में 16 अप्रैल से शुरू हुआ हाउसिंग सर्वे 15 मई को पूरा हो गया। अब नगर निगम क्षेत्र के 12 जिलों में जनगणना कर्मी दिल्ली वासियों के घर पहुंचकर जानकारी लेना शुरू भी कर चुके हैं। घर घर जाकर जनगणना 2027 के सर्वेक्षण का काम 16 मई से शुरू होकर 15 जून तक चलेगा। पहले चरण के हाउसिंग सर्वे में करीब 1.34 लाख लोगों ने ऑनलाइन जनगणना विवरण जमा किए थे। मतदान कर्मी उन घरों में जाकर भी उनके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करेंगे। साथ ही जिन लोगों ने अपना जनगणना विवरण ऑनलाइन जमा नहीं कराया है, उनकी जानकारी एकत्र करेंगे। पहली बार डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ने, भारत सरकार ने सहभागिता पे इम्पोर्टेंस दिया है। लोग अपने आप सेल्फ इन्यूमरेट करा सकते थे और 16 मई से लेकर 14 जून तक जो है हमारे इन्यूमरेटर्स, सुपरवाइजर्स हाउस लिस्टिंग के लिए लोगों के घर घर जाएंगे और घरों की हाउस लिस्टिंग करेंगे। दिल्ली के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी हो गई है। जाहिर है जो लोग गर्मी की छुट्टियों में घर चले गए हैं, उनके लिए विशेष तैयारी की गई है। वहां जनगणना कर्मी आपके घर पर दोबारा पहुंचेंगे। जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना है, जिसमें आपके घर की बुनियादी सुविधाएं और संपत्तियों से जुड़े 33 सवाल पूछे जाते हैं। जनगणना कर्मी से संबंधित किसी तरीके के असमंजस की स्थिति में आप उन्हें QR कोड के जरिए जांच भी सकते हैं। पहली बार जो हमारे BLO जो ये इन्यूमरेटर्स जाएंगे, वो अपने जो हमारी एक साइट है census.gov.in, उसके अंदर हाउस लिस्टिंग की इंफॉर्मेशन, हमारा जो पोर्टल बना हुआ है उसके माध्यम से सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसी घर से, घर का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी लिया जाएगा और वो उसमें इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में आम जनता राष्ट्रीय जनगणना 2027 के प्रति बेहद उत्साहित है। जनगणना कर्मी को आम जनों का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। जनगणना करने जो लोग आए हैं उन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं, जैसे कि घर कौन से मटेरियल का बना है, छत कौन से मटेरियल की है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है और पीने का पानी का सिस्टम क्या है, बिजली कौन सी है। तो उन सवालों के सब हमने जवाब दिए हैं। ठीक है, उनका जो काम है उसमें जो भी सवाल वो पूछेंगे वो हमारा फ़र्ज़ बनता है जवाब देना।
जो हमें बताया गया है हम उनको समझा रहे हैं कि ये जितना भी आपकी जानकारी है ये हमारा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसके अंतर्गत नहीं आता है और किसी भी कोर्ट एविडेंस के लिए यूज़ नहीं होगा। जनगणना कर्मी भी पूरे जोश के साथ घर घर दस्तक दे रहे हैं और राष्ट्रीय जनगणना 2027 के लिए मिली जिम्मेदारी को अमली जामा पहुंचाने में जुटे हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 16 मई से राष्ट्रीय जनगणना का पहला चरण प्रारंभ होने जा रहा है। आपके घरों तक जनगणना कर्मी पहुंचेंगे और जनगणना से संबंधित सवाल पूछेंगे। आपको उसमें सहयोग करना है ताकि जनगणना 2027 में आपका नाम दर्ज हो सके। कैमरामैन ललित के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली में हर हफ्ते 2 दिन सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम होगा। दिल्ली भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने दिल्ली सरकार की पहल का स्वागत किया है। सहरावत ने कहा कि ये कदम राजधानी में ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता से भी इस पहल में सहयोग देने की अपील की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने वर्क फ्रॉम होम और नो कार डे को जब लोगों के सामने रखा है और सरकार ने इसको अपनाया है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी शुरुआत है। और ये सिर्फ वर्तमान समय में नहीं, जिस तरह से दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट का प्रेशर है तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को दिल्ली का ट्रांसपोर्ट जो बहुत बेहतर हो गया है, ई बसेस हमारी 4200 से ज़्यादा आ गई, रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया है, तो हमें इस सोच को हमेशा अपनाने के लिए अपनी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इससे दिल्ली में ट्रैफिक का पॉल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और मुझे लगता है दिल्ली में आना जाना आसान होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने सरकारी काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री धामी अब अपने काफिले में केवल 3 वाहन रखेंगे। इस फैसले के माध्यम से सरकार ये संदेश देना चाहती है कि नेता और जनता दोनों ही जिम्मेदारी और संसाधनों के संरक्षण को गंभीरता से लें। इस तरह की पहल न केवल प्रशासनिक खर्च को कम करेगी बल्कि जनता में भी जागरूकता और भरोसा बढ़ाएगी। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक और आरोपी को शिकंजे में लिया है। पुणे की एक वरिष्ठ बॉटनी शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मांढरे को सीबीआई ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मनीषा को एनटीए ने विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। माना जा रहा है कि उनके पास बॉटनी और जूलॉजी विषयों के प्रश्न पत्रों तक पहुंच थी। अप्रैल में उन्होंने पुणे की मनीषा वाघमारे के जरिए नीट परीक्षा के लिए कुछ उम्मीदवारों को चुना और अपने घर पर विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाईं। इन कक्षाओं में उन्होंने बॉटनी और जूलॉजी के सवाल छात्रों को समझाए और उन्हें नोट करवाया। इनमें से कई सवाल 3 मई को हुई नीट की यूजी 2026 परीक्षा के वास्तविक प्रश्नों से मिलते जुलते थे। इस मामले में मनीषा वाघमारे को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। और नीट पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे कोर्ट में पेश किए गए हैं। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में इन दोनों को ही पेश किया है। सीबीआई जज अजय गुप्ता की कोर्ट में इनकी पेशी हुई है। सीबीआई ने दोनों को पुणे से ही अरेस्ट किया था। तो 2 बड़ी गिरफ्तारियां सीबीआई ने की है नीट पेपर लीक मामले में। जज अजय गुप्ता की कोर्ट में पेश किया गया दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में, और कोर्ट ने सीबीआई रिमांड की मांग पर आदेश सुरक्षित रखा है। अभी शाम 5 बजे आदेश सुनाएगी अदालत, तो शाम 5 बजे तक सुरक्षित रखा है अदालत ने इस केस को। केमिस्ट्री के टीचर पीवी कुलकर्णी और उनकी सहयोगी मनीषा वाघमारे को सीबीआई ने पुणे से गिरफ्तार किया है। तो नीट पेपर के लीक होने के इस पूरे मामले में लगातार सीबीआई जिस तरह से जांच कर रही है, धरपकड़ हो रही है, पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे को आज सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में इन दोनों को पेश किया गया है और इस पेश के साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने अभी इस पूरे मामले पे अपने आदेश को अभी सुरक्षित रखा है। दोनों को रिमांड पर लेने की सीबीआई ने मांग की है आज पेश करते हुए। सीबीआई जज अजय गुप्ता की कोर्ट में इन दोनों ही एक तरह से दोनों को जिनको अरेस्ट किया है उनकी पेशी की गई थी, दोनों टीचर्स की।
उधर पंजाब के गुरदासपुर में तैनात एसडीएम अनुप्रीत कौर रंधावा को आज सुबह करीब 7 बजे तरनतारन जिले की पट्टी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई को जम्मू कश्मीर राजस्थान हाईवे के लिए अनधिकृत की गई जमीन में हुए गबन से जोड़कर देखा जा रहा है। इस संबंध में अनुप्रीत कौर रंधावा के खिलाफ 1,63,00,000 रुपए के गबन का मामला चल रहा था। सूत्रों के अनुसार इसी मामले में एसडीएम अनुप्रीत कौर रंधावा को पट्टी में पुलिस ने सुबह उनके सरकारी आवास से हिरासत में लिया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें देखते रहिए डीडी न्यूज। यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया, ऑनलाइन डिजिटल था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार। अच्छा, टाइम लग गया? हाँ यार, लगता है मेरी बारी। हाँ, जा जा देख ले। वापस आ गया? हाँ, हो गया। इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था। हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। जल्दी से फॉर्म भर ले, जल्दी से भर ले फॉर्म। भूल गया यार। बस तेरी वही पुरानी आदत। आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया। ये तो मिस कर गया, आप मिस मत कर देना। घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दूरसंचार मार्ग अधिकार नियम 2024 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया है, जिसके बाद केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने बंगाल को दूरसंचार नियम 2024 के अनुरूप बनाने के लिए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी को धन्यवाद दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा, ये डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सालों तक बंगाल के लोग केंद्र सरकार की कई परिवर्तनकारी प्रमुख पहलों के पूर्ण लाभों से वंचित रहे, जिसके बाद राज्य डिजिटल अवसंरचना और कनेक्टिविटी में पिछड़ गया, जबकि देश के अधिकांश हिस्से तेजी से आगे बढ़ गए। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और दोहरी इंजन शासन यानी डबल इंजन शासन की भावना के तहत यह ऐतिहासिक कदम कनेक्टिविटी को और बढ़ाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के तहत भारतीय नौसेना का पोत IOS सागर 15 मई को श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पहुंचा। इस पोत पर भारत के अलावा 16 मित्र देशों के नौसैनिक भी सवार हैं। श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने पर वहां की नौसेना के एक जहाज ने IOS सागर की अगवानी की और उसे सम्मानपूर्वक बंदरगाह तक एस्कॉर्ट किया। ये यात्रा भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच मजबूत समुद्री साझेदारी और तालमेल को दर्शाती है। 3 दिवसीय इस आधिकारिक दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करना और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा ढांचे को बढ़ावा देना है। अपनी 3 दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद IOS सागर 18 मई को श्रीलंका नौसेना के साथ एक समुद्री अभ्यास करते हुए कोलंबो से आगे के लिए रवाना होगा। भारत अब केवल बड़ा बाजार नहीं बल्कि विश्वसनीय वैश्विक व्यापार साझेदार बन चुका है। पिछले 5 वर्षों में अमेरिका, यूरोप, UK, UAE और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ कई ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं। 2026 में यूरोपीय संघ के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स और UK के साथ 99% निर्यात पर शुल्क मुक्त पहुंच मिली। इन समझौतों में किसानों, MSME, महिला उद्यमियों और संवेदनशील क्षेत्रों को भी सुरक्षा दी गई। भारत अब संतुलित वैश्विक व्यापार नेटवर्क के जरिए विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते कदमों के बीच भारत अब केवल एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार का भरोसेमंद साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियों के साथ साथ भारत ने छोटे और विकासशील देशों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौतों का मजबूत नेटवर्क तैयार कर लिया है।
यही वजह है कि आज भारत की व्यापार कूटनीति दुनिया के सबसे व्यापक और संतुलित मॉडल के रूप में देखी जा रही है। आज भले ही रिकॉर्ड व्यापार के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों का नाम टॉप पर आता हो, पर यह भी सच है कि भारत की व्यापारिक कूटनीति की शुरुआत पड़ोसी देशों से हुई। इनमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका के साथ ही तमाम दक्षिण एशियाई देश शामिल हैं। पिछले 5 वर्षों में भारत की व्यापार कूटनीति ने अभूतपूर्व गति पकड़ी है। 2021 में मॉरिशस के साथ CECPA, 2022 में UAE के साथ CEPA और ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA, 2024 में EFTA देशों के साथ TEPA, 2025 में ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ समझौते और 2026 में यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ। और फिर हुआ भारत यूरोपीय संघ समझौता, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इसके तहत यूरोपीय संघ ने भारत के 97% टैरिफ लाइनों पर प्राथमिकता प्राप्त बाजार पहुंच दी है। वहीं भारत यूके समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात को शुल्क मुक्त पहुंच मिली है। इसमें टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। खाड़ी देशों के साथ भी भारत ने व्यापारिक रिश्तों को नई मजबूती दी है। यूएई के साथ CEPA लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार $100 अरब के स्तर को पार कर चुका है। ओमान के साथ हुए CEPA के तहत भारत के 99% से अधिक निर्यात को लगभग शून्य शुल्क पहुंच मिली है। इससे कृषि, टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग और MSME सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। भारत ने व्यापार समझौतों में केवल बड़े उद्योगों पर नहीं, बल्कि किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, कारीगरों और MSME सेक्टर पर भी विशेष फोकस रखा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मॉरिशस और ब्रिटेन के साथ हुए समझौतों में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, योग, आयुष, IT, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी बड़े अवसर खुले हैं। इन समझौतों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। डेयरी, अनाज, दालें, मिलेट्स और कई कृषि उत्पादों को विशेष संरक्षण दिया गया है ताकि किसानों और घरेलू उद्योगों के हित सुरक्षित रह सकें। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन UNCTAD की 2025 रिपोर्ट के मुताबिक व्यापार साझेदारी विविधता के मामले में भारत वैश्विक दक्षिण की अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। भारत अब अमेरिका, यूरोप, एशिया, खाड़ी, अफ्रीका और ओशनिया सभी क्षेत्रों के साथ संतुलित व्यापारिक रिश्ते बना रहा है। आने वाले समय में अमेरिका, खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC, कनाडा, मैक्सिको और इजराइल के साथ भी नए समझौतों की संभावनाएं हैं। भारत की ये व्यापारिक साझेदारियां केवल आर्थिक समझौते नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत, रणनीतिक विश्वास और समावेशी विकास मॉडल की पहचान है। बड़े देशों से लेकर छोटे साझेदारों तक भारत अब दुनिया के साथ बराबरी के रिश्ते बना रहा है और विकसित भारत की दिशा में व्यापार को सबसे बड़ा इंजन बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और देश के कई हिस्सों में आज सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री का पावन व्रत रख रही हैं। बिहार के औरंगाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक इस पर्व की धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रयागराज में महिलाओं ने वट वृक्ष के चक्कर परिक्रमा कर और सुहाग का सामान अर्पित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर चारों ओर कच्चा सूत बांधा और सत्यवान सावित्री की पौराणिक कथा सुनी। तीन दिनों तक चले योग, पारंपरिक नृत्यों, रंगोली कार्यशालाओं, फिल्म प्रदर्शन, क्रिकेट टूर्नामेंट और बौद्ध व्याख्यानों ने भारत और कलमिकिया को और करीब ला दिया है। ये आयोजन तीसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मंच और बुद्ध शाक्यमुनि के पवित्र अवशेषों की गणतंत्र यात्रा के बाद सहयोग की निरंतरता का प्रतीक है। यूरोप के एकमात्र बौद्ध गणराज्य के केंद्र में भारत की सांस्कृतिक धड़कन स्पष्ट रूप से गूंजी। कलमिकिया की राजधानी एलिस्टा में भारतीय दूतावास और ICCR के सहयोग से 3 दिनों तक भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। योग से लेकर नृत्य तक, रंगोली से लेकर बौद्ध व्याख्यानों तक। भारतीय संस्कृति दिवस में भारत के उस्तादों और भारतीय परंपराओं में प्रशिक्षित स्थानीय कलाकारों को एक साथ लाया गया। निवासियों और आगंतुकों ने भारतीय व्यंजनों, पारंपरिक नृत्यों का स्वाद लिया और यहाँ तक कि बुद्ध की रेत की प्रतिमा बनते हुए भी देखी।
कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की महानिदेशक राजदूत के नंदिनी सिंगला की उपस्थिति भी थी। ये परिषद विश्व भर में जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्रों का प्रबंधन करने वाली प्रमुख संस्था है। उनकी उपस्थिति ने कलमिकिया और रूस के साथ सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। We brought Bharat Utsav here. If you look around, look at the number of people enjoying Indian culture, Indian dance, Indian music, Indian food, Indian handicrafts. We are bringing some flavor of India to the people of Kalmykia who have a long and strong friendship with India. कलमिक स्टेट यूनिवर्सिटी में नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वानों द्वारा अकादमिक व्याख्यान भी शामिल थे। योग मैट से लेकर व्याख्यान कक्षों तक, नृत्य मंचों से लेकर फिल्म स्क्रीन तक भारतीय संस्कृति को कलमिकिया में एक गर्मजोशी भरा और उत्साहपूर्ण घर मिला। दिवेश कुमार, DD न्यूज। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।